नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ 7 इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, जब आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन तो एक फर्जी चैनल भी वहां पे अवेलेबल है। लगभग 1380 सब्सक्राइबर है उसमें, बट वो फर्जी चैनल है, वो मेरा ओरिजिनल चैनल नहीं है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि जो मेरी यूट्यूब वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहीं पे आइएगा। अभी के लिए लगभग 54,000 मेंबर्स हैं टेलीग्राम ग्रुप में। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए अगर आपने मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर रखी है तो उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे भी आप अपने फोन से लॉगिन करने के बाद स्टडी मटेरियल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में पहली न्यूज, तमिलनाडु विड्रॉस जनरल कंसेंट ग्रांटेड टू सीबीआई। अब आपको यहां पे पता है, देखिए अक्सर कर ये बातें होती रहती हैं, जो पॉलिटिकल अपोजिशनिस्ट है उनका ये बोलना है कि जो रूलिंग सरकार है वो पॉलिटिकल विच हंट करती है, ठीक है ना। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको डिप्लॉय करके अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को परेशान करवाते हैं करप्शन के केसेस में और प्रकार के केसेस में। ये अक्सर कर अपोजिशन इल्जाम लगाता है रूलिंग पार्टी पे। अभी हुआ क्या है कि तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर सेंथिल बालाजी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर लिया अरेस्ट। इस बात को लेकर तमिलनाडु की सरकार नाराज है। जो पॉलिटिक्स हो रही है वो एक अलग चीज है। न्यूज ये निकल के आई है कि तमिलनाडु ने जनरल कंसेंट जो कि सीबीआई को ग्रांट की जाती है, इसको विड्रॉ कर लिया है। मैं आपको बता दूं ये जनरल कंसेंट का कंसेप्ट क्या है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको ताकत कहां से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। आप सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1946 के अंडर अगर सीबीआई को किसी राज्य के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ऑब्वियस सी बात है वहां की राज्य की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अक्सर कर होता यह है कि राज्य की सरकारें अमूमन जनरल बेसिस पे केंद्र की सरकार की सीबीआई को परमिशन दे देती हैं कि हाँ भाई आप आके इंक्वायरी कर लो। चूंकि समझिए बात को, अब क्या है कि राज्य की सरकार के अंदर जो राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके ऊपर अमूमन सीबीआई छापा नहीं मारती है। लेकिन राज्य की सरकारों में आला दर्जे की केंद्र की सरकार के ऑफिसर्स जैसे कि आईएएस, ओपीएस, आईपीएस ये भी नौकरी कर सकते हैं। तो इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरल कंसेंट यहां पे दिया गया है, किसके द्वारा? राज्य की सरकारों के द्वारा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कई राज्य की सरकारों ने अपना ये जनरल कंसेंट वापस खींच लिया है और यही न्यूज यहां पे निकल के आ रही है कि तमिलनाडु ने भी ये जनरल कंसेंट वापस खींच लिया। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में भी सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस खींच लिया गया है। अगर आप तमिलनाडु के अंदर देखो तो भैया ज्वाइंट डायरेक्टरेट एंड हेड ऑफ चेन्नई जोन एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल क्राइम ब्रांच और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ब्रांच, स्पेशल यूनिट एंड साइंटिफिक एड यूनिट, ये सब सीबीआई की ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं। और अब इनको तमिलनाडु के अंदर ऑपरेट करने के लिए राज्य की सरकार से स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। जो पहले जनरल कंसेंट मिली थी वो यहां पे विड्रॉ कर ली गई है। अब जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट की बात की जाए तो सीबीआई को प्रोब के लिए 2 प्रकार की कंसेंट दी जाती है। जनरल कंसेंट तो बेसिकली जब राज्य की सरकार जनरल कंसेंट देती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तब सीबीआई को हर बार राज्य की सरकार से इंक्वायरी करने के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट का प्रावधान तब लगता है जब सीबीआई के पास जनरल कंसेंट नहीं है तो केस वाइज कंसेंट माननी पड़ेगी कंसेंट राज्य की सरकार को से सीबीआई को। तो उस कंटेक्स्ट में सीबीआई के ऑफिसर्स को उस राज्य के अंदर इंक्वायरी करने के लिए उस राज्य की सरकार से केस स्पेसिफिक डिटेल्स मांगनी पड़ेंगी, तो केस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चीजें काफी ट्रिकी हो जाती हैं जब इस प्रकार की स्पेसिफिक कंसेंट हर बार मांगनी पड़े एक सीबीआई ऑफिसर को, ठीक है। तो लेट्स सी इस पॉलिटिक्स में आगे क्या होता है। पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसना जरूरी नहीं है, हमें जो काम की इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव थिंग्स है उनको देखना जरूरी है। जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई, इसको मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ अगर आप YouTube पे मारेंगे सर्च तो भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैंने इस टॉपिक्स को कई बार इंडिविजुअल वीडियोस में मैंने और विनीत सर ने कवर किया था। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। रेलवे बोर्ड हैड वारंट अगेंस्ट शॉर्टकट फॉलोड बाय सिग्नल स्टाफ। अब यहां पे एक रिपोर्ट निकल के आ रही, आप कह लो इंटरवीनिंग रिपोर्ट निकल के आ रही। क्या है कि जो ओडिशा में ट्रेन डिजास्टर हुआ है इसकी इंक्वायरी चल रही है और जबरदस्त तरीके से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जो कि पूरी दुनिया, पूरी इंडिया अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है सरकार से, रेलवे से। अब इस बीच में हुआ यह है, कुछ न्यूज़ेस निकल के आ रही। फॉर एग्जांपल जो ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इसके 2 महीने पहले
अगर आप देखो तो रेलवे बोर्ड ने कुछ इश्यूज फ्लैग किए थे कि भाई रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं वो शॉर्टकट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो जोनल मैनेजर्स थे रेलवे के, जो जोनल हेड्स थे, उनको एक डायरेक्टिव गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से कि भाई 5 इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं जहां पे ट्रेन गलत पटरी पे चली गई। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट अडॉप्ट किया था रेलवे सिग्नलिंग स्टाफ में। ठीक है ना? तो इस शॉर्टकट को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने रेलवे के जोनल मैनेजर्स के साथ सीरियस कंसर्न दिखाया था। बोला था कि जो सिग्नलिंग स्टाफ है वो शॉर्टकट्स को अडॉप्ट करता है, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करता, एक्सचेंज ऑफ डिसकनेक्शन रिकनेक्शन मेमो के जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इनको फॉलो नहीं करता। 5 इंसिडेंट्स कौन कौन से थे? तो ये थे जनवरी से मार्च 2023 के बीच में। 27 जनवरी 2023 को नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन नंबर 22454 मेरठ सिटी लखनऊ राज्य रानी एक्सप्रेस, ये लखनऊ जाने वाली थी लेकिन वॉशिंग लाइन एरिया में घुस गई, जो कि केबल्स जो कि कंस्ट्रक्शन स्टाफ द्वारा कट थी इनको रिकनेक्ट कर दिया गया बिना किसी टेस्टिंग के। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वॉयलेट किया गया। इस प्रकार का एक इंसिडेंट खारकोपर सेंट्रल रेलवे जोन में भी हुआ, जहां पे ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना था लेकिन रॉन्ग वायरिंग के चलते वो दूसरे ट्रैक पे चली गई। इस प्रकार से और 3 इंसिडेंट्स हुए थे नॉर्दर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो इस रिस्पेक्ट में वार्निंग्स पहले ही रेलवे बोर्ड द्वारा इशू की गई थी अलग अलग रेलवे के जोनल मैनेजर्स को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि भाई जब सिग्नलिंग गियर्स को रिकनेक्ट किया जाए सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ के द्वारा तो उससे पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। ब्लॉक वाइज, स्विच टर्नआउट, रिप्लेसमेंट वाइज ये देखना कि रॉन्ग वायरिंग तो नहीं हो गई है प्रिपरेटरी वर्क्स में, जो कि जिस जगह पे वायरिंग का काम करते हैं ये सिग्नलिंग स्टाफ वहां पे हजारों वायर्स होते हैं, तो कोई वायर किसी गलत वायर से जुड़ गया तो एक डिजास्टर हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या सारे मैनुअल और कोडल प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं? किए जाने चाहिए। ऐसा बोला गया था हायर अथॉरिटीज के द्वारा लोअर अथॉरिटीज को सिग्नलिंग स्टाफ को अवेयर करने के लिए ग्राउंड लेवल पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपने हायर अथॉरिटीज का वर्जन सुन लिया, हमें यह भी सुनना जरूरी है कि जो लोअर लेवल पे काम करने वाले सिग्नलिंग स्टाफ के लोग हैं उनको डेली के बेसिस पे क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनके ऊपर क्या वर्क प्रेशर होता है, उनके सामने क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद ही हम किसी पर्टिकुलर समेशन पे पहुंच सकते हैं। कभी भी दोस्तों अपनी अप्रोच ऐसी मत रखना कि हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, मान लो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे जोनल मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, जोनल मैनेजर ने सिग्नलिंग स्टाफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। अब ये जो सिग्नलिंग स्टाफ था ये किन परेशानियों से जूझ रहा था? ओवरऑल पैन इंडिया ये सिग्नलिंग स्टाफ किन परेशानियों से जूझते हैं और क्या प्रैक्टिकल इनके सामने डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के लिए हायर अथॉरिटीज ने क्या किया? जब तक ये सारे पॉइंट्स आपको खुद ना पता हो तब तक किसी भी टॉपिक के बारे में अपना व्यू पॉइंट, अपना परसेप्शन मत बनाना। आगे, न्यूज कंजम्पशन फॉल्स इन इंडिया से स्टडी, र्यूटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 ये क्या बोलती है? देखिए, ओवरऑल कंजम्पशन एंड शेयरिंग ऑफ न्यूज डिक्लॉयड इन इंडिया फ्रॉम लास्ट ईयर्स फिगर्स। क्या है कि न्यूज का जो एक्सेस है लोगों के पास वो घट रहा है। अब कुछ सोर्सेस से घट रहा है, कुछ सोर्सेस से बढ़ रहा है। जैसे ऑनलाइन न्यूज जो पहुंच रही है लोगों के पास वो 12 परसेंटेज पॉइंट से घट रही है। टेलीविजन के थ्रू जो न्यूज पहुंच रही थी लोगों के पास वो 10 परसेंटेज पॉइंट से घट रही है। ये बोल रहा है कौन? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, जो 12वां एडिशन आया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जिसको प्रोड्यूस किया गया इन कोलैबोरेशन विद एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। और मैं आपको ये बता दूं, ये फिगर्स केवल इंडिया के फिगर्स नहीं है, ये पूरे एशिया के फिगर्स हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के फिगर्स ले लीजिए, कहां कहां पे कितनी कितनी न्यूज, हालांकि वर्ल्ड वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, बट डेफिनेटली ये जरूर बताया कि कौन से प्लेटफॉर्म के प्रति यहां पे लोगों का जो एसोसिएशन है वो बढ़ रहा है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पैन वर्ल्ड न्यूज समझिएगा इसको, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या बात की गई है कि इंडिया में 3 परसेंटेज पॉइंट्स डिक्रीज हुआ है ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज पे। मतलब ओवरऑल 38% लोग इंडिया के अंदर न्यूज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो पिछले साल से ये 3% कम हुआ है। 46 कंट्रीज में इंडिया 24वें नंबर पे आता है न्यूज सोर्सेस के ट्रस्ट को लेके। वहीं पे अगर आप फिनलैंड की बात करो तो फिनलैंड के अंदर न्यूज के ऊपर 69% लोगों को ट्रस्ट होता है। ग्रीस के अंदर ये सबसे कम है, केवल 19% लोगों को उस न्यूज के ऊपर ट्रस्ट होता है। ठीक है, आप कौन से न्यूज सोर्सेस के ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो? तो इंडिविजुअल न्यूज ब्रांड्स, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स लाइक डीडी इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी न्यूज, इनके ऊपर जो सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स है ना इंडिया के अंदर, उनको ज्यादा ट्रस्ट है। ज्यादातर यहाँ पे पब्लिक सर्विस मीडिया है। हाँ, प्रसार भारती हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, डीडी इंडिया हो गया, ये सब
सरकारी चैनल्स हैं, और बीबीसी न्यूज़ हो गया। अब ये वैसे तो प्राइवेट चैनल है, बट लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही ऑथेंटिकेटेड और बड़ा ब्रांड है तो गलत कवरेज तो नहीं करेगा। फिर अगर YouTube की बात की जाए तो भैया YouTube एक बहुत प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन के निकल रहा है न्यूज़ के लिए। 56% रिस्पॉन्डेंट्स YouTube से अपनी न्यूज़ को उठाते हैं, व्हाट्सएप से 47%, फेसबुक से 39%। तो नंबर 1 पे यूट्यूब सोशल मीडिया में न्यूज़ के रिस्पेक्ट में, नंबर 2 पे व्हाट्सएप, नंबर 3 पे आपका फेसबुक। ठीक है, उसके आगे देखो आप, तो द रिपोर्ट फाउंड दैट वीडियो बेस्ड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेटवर्क सच एज टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज। तो भैया टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू वीडियो बेस्ड कंटेंट जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, न्यूज सर्कुलेट कर रही है, वो लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। ग्लोबल साउथ में लोग फेसबुक के ऊपर से हटके टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ज्यादा न्यूज उठा रहे हैं। ओके, और जब ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्यादा न्यूज उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप्यूटेड चैनल्स को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल्स जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जो यहां पे बोलबाला है वो बढ़ रहा है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल नेटवर्क है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक को 18 से 24 एज ग्रुप के 44% युवा इस्तेमाल करते हैं और 20% युवा इसको न्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टिकटॉक ऐप बहुत हैविली यूज की जाती है एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर। इंडिया के अंदर तो इसको अभी के लिए बैन कर दिया गया। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, इसके अंदर ओवरऑल जो व्यूअर्स है ना, वो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो जो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं या फिर कह लो जो प्रॉपर मीडिया कंपनीज न्यूज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, उनको ना फॉलो करके इंडिविजुअल सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को फॉलो करना ये पसंद करते हैं। ठीक है, अगर फिर आप बात करो तो जो सोशल नेटवर्क है फेसबुक और ट्विटर, यहां पे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत अटेंशन। देखिए क्या होता है कि फेसबुक, ट्विटर के ऊपर अलग अलग न्यूज चैनल्स ने अपने पोर्टल्स बना रखे हैं और वो ट्वीट करते हैं। इंडिविजुअल्स ने भी अपने अकाउंट बना रखे हैं, वो ट्वीट करते हैं। तो अभी भी फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो न्यूज है उसको ऑथेंटिक माना जाता है, उसका बोलबाला माना जाता है। बट इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर इंडिविजुअल सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है। ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूज देते हैं। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, In a related finding, the report noted that stated preferences by audiences to direct visits news websites continue to decline. तो न्यूज वेबसाइट्स पे जाके न्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट लोगों का यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना, द हिंदू पे जाके न्यूज पढ़ने से बेटर लोगों को लगता है कि कहीं से एनालिसिस मिल जाए। ये तो खैर मैं यूपीएससी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही जनरल न्यूज की, भाई मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, बिजनेस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, उसकी कवरेज को लेकर यहाँ पे बेसिकली बात हो रही। फिर आगे The proportion that say their main access point is via news website or app has fallen 32% in 2000 to 22% in 2023। तो भैया न्यूज वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू न्यूज को पढ़ने वाले लोग 2018 में थे 32%, वो 2023 में पहुंच चुके हैं 22% पे। वहीं पे सोशल मीडिया के एक्सेस के थ्रू न्यूज एक्सेस करने वाले लोग 23% थे 2018 में और वो 2023 में बढ़ के हो चुके हैं 30%। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें ओवरऑल आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। पॉडकास्ट के थ्रू लोग न्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता न्यूज के लिए, और ज्यादातर जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं वो जो न्यूज यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल के थ्रू प्रायोरिटाइज करके दे रहे हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से यहाँ पे न्यूज दे रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। जो टफ न्यूज़ है, जो एनालिटिकल न्यूज़ है, उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं आता। जो आसान प्रोपोगंडा बेस्ड न्यूज़ है उसकी तरफ लोग ज़्यादा आसानी से खींचे चले जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट, जर्मन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। जर्मनी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना रहा है। अभी ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसमें जर्मनी चाइना को बोल रहा है पार्टनर, एक कॉम्पिटिटर और सिस्टमैटिक राइवल। यहाँ पे पॉलिटिक्स इंटरनेशनल किस हिसाब से काम करती है देखो। जर्मनी ने पहली अपनी फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज की वेडनेसडे को, ठीक है ना, और चाइना को आइडेंटिफाई किया पार्टनर, कॉम्पिटिटर, सिस्टमैटिक राइवल। जो यूक्रेन का इन्वेजन है इसको यहाँ पे कंडेम किया है। रशिया को मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट बताया है टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूरो अटलांटिक एरिया। और बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है
उस डॉक्यूमेंट ने रिपीटेडली इस बात को हाईलाइट किया है कि कॉलिशन जो पार्टनर्स हैं जर्मन गवर्नमेंट में, जो कि चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बीच कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट था। इसके चलते नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को आने में थोड़ा टाइम हो गया। ऑब्वियसली बात है, जर्मनी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हाँ भाई चाइना से दोस्ती करनी है, चाइना से दुश्मनी करनी है, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडो पैसिफिक में क्या करना है, इसको लेके कुछ इंटरनल डिसेंशंस है। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर 10 लोग बैठे हैं तो उनको एक चीज के लिए कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, चाहे फिर वो 10 लोग ये बिल के डिसाइड करें कि एक मूवी देखने जाना है तो कौन सी मूवी देखने जाना है, इस बात पे डिसेंशन हो जाएगा। तो यहां तो पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी बन रही है। फिर ये स्ट्रेटजी जर्मनी की क्या बताती है कि दुनिया इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर हो रही है, ठीक है ना, और यहां पे राइजिंग सिस्टमैटिक राइवलरी है। दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो करती हैं, इंटरनेशनल लॉ को कमिटेड है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के लॉ को सबवर्ट करना चाहते हैं, रिवीजनिस्ट नोशंस लेके आ रहे हैं, अपने खुद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को फैला रहे हैं। शायद चाइना को यहाँ पे इशारा कर रहा था जर्मनी, हालांकि सीधे सीधे चाइना का नाम नहीं लिया गया। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में जर्मनी ने चाइना को अपना पार्टनर बताया है, कॉम्पिटिटर बताया है, सिस्टमैटिक राइवल बताया है। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ राइवलरी हैं और ये जो कंपटीशन है ये पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, लेकिन जर्मनी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बोल रहा है कि चाइना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इंटरनेशनली कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चाइना के साथ बिना बैठे, बिना मांडवली किए, बिना डिस्कस किए सॉल्व नहीं किए जा सकते। ऐसा भी यहां पे जर्मनी की सरकार बोल रही है। ओके, तो यहां पे चाइना के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है, 20 जून को बायलैटरल टॉक्स होनी है बीजिंग में, जर्मनी चाइना के बीच में। इन बायलैटरल टॉक्स में क्या आउटपुट निकल के आता है इस पे भी बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि भाई चाइना जर्मनी के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। बेसिकली यहां पे कंसेप्ट की बात की गई ज़िटेनवेंडे। ये स्ट्रेटजी बोलती है कि जो कंट्री का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो एक टर्निंग पॉइंट पे, इट इज एट अ ज़िटेनवेंडे। अब आप बोलोगे सर कि ज़िटेनवेंडे क्या होता है, तो बेसिकली एंड ऑफ एन एरा, टर्निंग पॉइंट। ज़िटेनवेंडे मतलब किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को आपने रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जर्मनी की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात हो रही, सिक्योरिटी पॉलिसी की बात हो रही, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही, तो ज़िटेनवेंडे का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ भाई आप उस पॉलिसी को रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल रहे हो। और चूंकि कंटेक्स्ट भी आज ऐसा बना हुआ है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी पॉलिसी है जर्मनी की, चाइना के अगेंस्ट किस प्रकार से रिकॉस्ट करना है। फिर जीडीपी में 2% डिफेंस एलोकेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नाटो का सिक्योरिटी अलायंस बोलता है। हालांकि जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम धीरे धीरे करके इस 2% आप कह लो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, जो कि जर्मनी की जीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो 2% ऑफ द जीडीपी एलोकेटेड टू डिफेंस अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी की बात जब जर्मनी ने की तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बैरबॉक ने यह भी बोला कि सिक्योरिटी का मतलब यह है कि सर्दियों के समय पे हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट मिले, उसके लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। सप्लाई चेन्स की रिलायबिलिटी, फ्रीडम ऑफ मीडिया लैंडस्केप, इसके लिए एक फ्री डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। जर्मनी यहाँ पे कमिटेड है टू द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और किसी भी प्रकार का दुनिया में ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट डाउन प्ले होता है तो जर्मनी उसको अपोज करेगा। इंडो पैसिफिक में जर्मनी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ज़िटेनवेंडे क्या है याद रखिएगा, हो सकता है किसी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए। फिर दोस्तों आज साइंस एंड टेक का जो सेक्शन था न्यूज़पेपर का, उसमें से भी एक आर्टिकल मैंने उठाया है, कैन वी चेंज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ओन गुड। डेली के बेसिस पे मैं जो साइंस सेक्शन आता है ना न्यूज़पेपर को, उसमें से एक आर्टिकल तो उठाता ही हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक मतलब आपको व्यू पॉइंट दिया जा रहा है कि कंजर्वेशन को लेके आने के लिए क्या हम एनिमल्स के बिहेवियर को बदल सकते हैं। ठीक है, एक चीज क्या होती है, एक चीज ये होती है कि ओवरऑल एक पर्टिकुलर स्पेशीज को कंजर्व करना है, तो उस कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ मॉरल डायलेमाज आ जाते हैं। एक स्पेशीज को कंजर्व करने के लिए आपको दूसरी स्पेशीज को एक्सटर्मिनेट करना पड़ता है, मारना पड़ता है। लेकिन क्या हम ओवरऑल एनिमल्स के प्रेफरेंसेस को, बिहेवियर को बदल के ये कंजर्वेशन कर सकते हैं? इसके बारे में यहां पे एक व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया गया। लगभग 100 साल पहले लार्ज और वॉर्टी केन टोड्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेके आया गया था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो टोड्स हैं ये बीटल्स को खा जाएंगे, बाकी पेस्ट को शुगर केन फील्ड्स में खा जाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ऑस्ट्रेलिया ये टोड्स लेके आया था। लेकिन भाई अब ये टोड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। ये जो बायो कंट्रोल इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने चलाया था ना, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बैकफायर कर गया, क्योंकि अब ये टोड्स ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, वहां पे हैकवॉक कॉज कर रहे हैं। केन टोड्स हाईली टॉक्सिक होते हैं
और अगर कोई लिजर्ड इन टोड्स को खा लेती है तो ये टोड्स इतने टॉक्सिक, इतने जहरीले हैं कि वो लिजर्ड्स मर जाएंगी, स्मॉल स्पॉटेड मार्सुपियल्स मर जाएंगे, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स मर जाएंगे। तो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और मार्सुपियल्स जब इन टोड्स को खाते हैं तो मर जाते हैं। तो टोड्स को लेके आया गया था बीटल्स को खा के बीटल की पॉपुलेशन कम करने के लिए। अब उल्टा हो ये रहा है कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल और मार्सुपियल इन टोड्स को खा के मर रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन वेंट रॉन्ग का एक बेस्ट फिनोमिना है। कंजर्वेशन बिहेवियर की जब बात करते हैं साइंटिस्ट, तो उनका ये बोलना है कि भाई क्या इस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टोड, टॉक्सिक टोड्स की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ये किया जा सकता है कि क्रोकोडाइल्स हो गया, मार्सुपियल्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, इनके अंदर हम एक ऐसा फिनोमिना लेके आए कि ये खुद ही टोड्स को ना खाएं, खुद टोड्स को खाना ये अवॉइड करें। इसके ऊपर यहाँ पे एक स्टडी चल रही है, इसको बिहेवियर बेस्ड मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, जहाँ पे एनिमल बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब आप एक एनिमल को बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम क्या करो और क्या ना करो। अब इस रिस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट इंडिजीनियस रेंजर्स को ये सिखा रहे हैं, प्रेडेटर्स को सिखा रहे हैं कि आप केन टोड्स को मत खाओ। फिर वहीं पे अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड में, ठीक है ना, ऑटेरिया में इंडिजीनियस जो माओरी लैंग्वेज है, रिसर्चर्स जिसमें से एक है कैथरीन प्रिंस, हैव यूज्ड फेक सेंट्स टू कंडीशन फेरेट्स, हेजहॉग्स एंड अदर प्रेडेटर्स टू इग्नोर इंडेंजर्ड बर्ड्स एग्स। तो फेक सेंट, फेक खुशबू की मदद से टेरेट्स, हेजहॉग्स और जो बाकी प्रोडक्टर्स हैं उनके अंदर ये बिहेवियर लेके आया जा रहा है कि जो इंडेंजर्ड बर्ड्स के एग्स हैं उनका शिकार मत करो। तो इस प्रकार के बिहेवियर बेस्ड मैनेजमेंट एफर्ट्स के थ्रू ओवरऑल बहुत सी एक्टिविटीज की जा रही हैं। कंजर्वेशन को ग्राउंड लेवल पे प्रमोट करने की बात की जा रही है। जो लॉस्ट माइग्रेटरी रूट्स हैं पुरानी बर्ड्स के, उनको उनके रूट सिखाने की कोशिश की जा रही है। जो कैप्टिव एनिमल्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा रहा है कोलंबिया के वाइल्ड में रहने के लिए, और नाना प्रकार की चीजें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, इस रिसर्च का यह भी बोलना है कि एनिमल बिहेवियर में चेंज को प्रमोट करके थ्रेटेंड स्पेशीज को कंजर्व किया गया है और एनिमल डेथ्स को कम किया गया है। तो बिहेवियर को मॉडिफाई करना अपने आप में एक विन विन सिचुएशन है, जो कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने में आपको किसी पर्टिकुलर जानवर को मानना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो मॉडिफाइंग एनिमल बिहेवियर की, तो कुछ एथिकल डिलेमास यहां पे इन्वॉल्व है। क्या उन एथिकल डिलेमास को पूरी तरीके से क्वेश्चन मतलब पेरूज किया गया है? ये बात नो डाउट सही है दोस्तों कि बिहेवियरल इंटरफेरेंस एक ह्यूमन सॉल्यूशन है। इस पर्टिकुलर ह्यूमन सॉल्यूशन में आपको किसी को मारना नहीं पड़ रहा, किसी को पॉइजन नहीं करना पड़ रहा, किसी को ट्रैप नहीं करना पड़ रहा। कई बार क्या होता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं, अब एलिफेंट्स किसी ह्यूमन हैबिटेशन में घुस गए, उनकी फसलों में घुस गए, फसल तबाह कर दी, तो लोगों को चिढ़ है एलिफेंट्स को। तो आप कह लो जो वाटरमेलन होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको पॉइजन करके रख दिया, कोई हाथी आया उसको खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की न्यूज साउथ इंडिया से अक्सर कर निकल के आती है। तो बेटर क्या है कि आप बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करो, आप कोई ऐसा तरीका लेके आओ जिससे बिना मरे आप इन हाथियों को दूर भटका सको। तो आप देखो केनिया के अंदर क्या हुआ कि फार्मर्स और रिसर्चर्स ने बी फेंसेस लगाए। तो बेसिकली जब भी क्रॉप्स के पास एलिफेंट आए, बीज छोड़ दी जाए, तो वो 20 एलिफेंट्स को काटे, एलिफेंट्स को इचिंग हो, वो भाग जाए। तो अब एलिफेंट्स के दिमाग में डर बैठ जाएगा कि क्रॉप्स के पास गए तो बीज आ जाएगी। तो ये क्या है, एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। इसके थ्रू आपको एलिफेंट को मारना भी नहीं पड़ा, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना पड़ा, और आपने अपनी फसल भी बचा ली। बहुत सारे ग्रोइंग नंबर ऑफ अदर कंटेक्स्ट हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल हैं, पब्लिकली अनएक्सेप्टेबल है और अनडाइजरेबल है कि आप एनिमल्स को मारो। तो उस कंटेक्स्ट में आप बिहेवियरल मैनेजमेंट को बदल सकते हो। बिहेवियरल इंटरवेंशंस में एथिकल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। अब देखिए, बहुत ग्रेट पोटेंशियल है बिहेवियर बेस्ड इंटरवेंशन का, लेकिन इससे कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी बाहर निकल के आते हैं। कुछ एथिकल क्वेश्चंस एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। भले आपने पॉइजन नहीं किया, शूट नहीं किया, लेकिन दोस्तों लाउड नॉइजेस का प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे एवर्सिव स्टिमुलाई को यूज किया जाता है, जैसे लाउड नॉइजेस या फिर हैरेसमेंट ऑफ या फिर माइल्ड पेन। तो बेसिकली कुछ स्पेशीज को हैरेसमेंट करके लाउड नॉइजेस के थ्रू, ठीक है ना, माइल्ड पेन के थ्रू आप भगाने की कोशिश करते हो, लेकिन इस प्रोसेस में आप उनको ट्रॉमा दे रहे हो। आप उनको मार भले नहीं रहे हो, लेकिन बिहेवियर इंटरवेंशन में उनको बेट की तरह, एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। फिर यहां पे बात की जा रही है बिहेवियरल बाई कैच। बिहेवियरल बाई कैच का मतलब क्या होता है? ऑल द कॉस्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स अनइंटेंशनली कॉट अप इन अ बिहेवियर बेस्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिंचिंग साउंड को चलाया। अब हो सकता है कि उस पिंचिंग साउंड के थ्रू आपका किसी टारगेट हो किसी एक स्पेसिफिक प्रकार के जानवर को भगाने का, लेकिन उस विसिनिटी में, उस इलाके में जितने भी जानवर होंगे वो सब यहां पे इफेक्ट होंगे।
समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो फिश फार्म्स के अंदर जो सील्स हैं वो मछलियों को ना खा पाए उसके लिए एक डिवाइस को इस्तेमाल करके एक अनप्लीजेंट साउंड प्ले की जाती है। तो इस अनप्लीजेंट साउंड से जो सील्स होती हैं वो भाग जाती हैं, मछलियों को नहीं खाती हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी ओपन बॉडी ऑफ वाटर के अंदर आप एग्जीक्यूट करते हो और वहां पे टूथ व्हेल एग्जिस्ट करती हैं तो वो भी इस साउंड से सेंसिटिव है और वो शायद इसके साथ एडजस्ट ना कर पाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए तो उनका ज़बरदस्त हैरेसमेंट हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे बिहेवियरल बाई कैच का भी फिनोमेना निकल के आ रहा है। बिहेवियरल बाई कैच का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर प्रकार के जानवर या स्पेशीज को भगाने के लिए, बट एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस में कोई दूसरा ही जानवर या स्पेशी परेशान हो गया। ठीक है, तो वाइज डिसीजंस को लेने के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजर नीड टू आइडेंटिफाई द डाइवर्स वैल्यूज एट स्टेक इन अ गिवन कंडीशन। इसमें कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिजिनस कल्चर में हंटिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू है। तो इंडिविजुअल एनिमल्स की जो आप कह लो वेलफेयर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम भी इंपॉर्टेंट है ही। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे देखिए दो चीज होती है, एक नटशेल में एक लाइन में बताता हूं ऑथर क्या कहने की कोशिश करता है। आप एनिमल के बिहेवियर को बदलने की बजाय पीपल के बिहेवियर को बदलो। यहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंसान हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर क्योस के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ डिस्टर्बिंग अ पर्टिकुलर एनिमल, डिस्टर्ब अ पर्टिकुलर पीपल्स बिहेवियर। पीपल्स बिहेवियर को बदलना आसान होता है, लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी करते हैं। तो बेसिकली लोग थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस को छोड़ के अगर सस्टेनेबल तरीके से अपने प्रेफरेंसेस को इवॉल्व और एडजस्ट करने की कोशिश करें, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। We then created a series of steps to support conservation workers as they compare and contrast the ethical dimension of possible behavior-based management approaches and decide on the best course of action. It is a key to managers to clear about what a proposed intervention is trying to. देखिए बस यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि बिहेवियरल जब आप चेंजेस लेके आते हो एनिमल्स के अंदर तो वो चेंजेस किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा ऑथर कि आप किसी प्रकार का बिहेवियरल चेंज एनिमल के अंदर लेके मत आओ, बिहेवियरल चेंज लेके आओ, लेकिन इस हद तक लेके आओ कि उन एनिमल्स के एथिकल डायमेंशंस इफेक्ट ना हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल भी अपने बिहेवियर को चेंज करें, हम मिनिमल इंटरफेरेंस के साथ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ये सब बातें यहां पर बताई जा रही हैं। फिर शुगर के रिस्पेक्ट में ट्रेसिंग द इंपैक्ट ऑफ शुगर ऑन हेल्थ, कल्चर एंड एनवायरनमेंट ओवर द ईयर्स। क्या बोला जा रहा है, देखिए रैचल कार्लसन ने किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। इस पर्टिकुलर किताब के अगेंस्ट तगड़ा बैकलैश आया केमिकल फर्म्स की तरफ पे। इस पर्टिकुलर किताब में उन्होंने बताया कि कैसे डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये फूड चेन में एंटर कर रहा था, कैसे इन्फॉर्म्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड जरूरी है, कैसे फूड की बेटर टेस्टिंग जरूरी है। जो ऐसे था ऑन कार्सन बर्निंग क्वेश्चन, उसमें मार्गरेट एटवुड ने एडमिट किया कि लोग बुक के लिए रेडी नहीं है। बेसिकली क्या था उस समय तक ऑरेंज जूस जो कि मार्केट में बिकता था, लोगों को यह भरोसा दिलाया जा रहा था कि भाई ये ऑरेंज जूस आपकी अल्ट्रा हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, इसको पी लो हेल्दी रहोगे। बाद में जब ये एसेज और बुक रिलीज हुई तब ये पता चला लोगों को कि भैया ये तो तुम्हें ही पॉइजन कर रहा है, समझ रहे हो। तो आज की डेट में फ्रूट जूसेस को लेके भी इस तरीके की बातें होती हैं। तो कुल मिला के क्या बोला जा रहा है, कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि भैया मैन और नेचर अलग नहीं है। जो आपकी बॉडी के अंदर है, एक मैन आपके और मेरे जैसे लोगों की बॉडी के अंदर है, वो कनेक्टेड है विद द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो ब्रीद कर रहे हैं, जो स्किन के थ्रू इनग्रेस ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। अब इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में 10.13 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, ओके, और लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। ICMR INDAB की स्टडी हुई 2008 से लेकर 2020 के बीच में पूरे कंट्री में, और यहां पे एनालिसिस किया गया ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब आपकी बॉडी में कितना बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो करंट एस्टिमेट के हिसाब से जो 11% देश की आबादी है, इट इज ऑलरेडी डायबिटिक विद अर्बन इंडिया अकाउंटिंग पॉइंट 16.4%। मतलब अर्बन इंडिया में डायबिटीज का प्रेवलेंस है 16.4%, रूरल इंडिया में यह प्रेवलेंस है 8.9%। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंशन है, जो ओबेसिटी है, जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना, ये सब कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करता है। ओके, तो भाई जब आप सर्च इन ओबेसिटी
और सर्ज इन डायबिटीज को एक दूसरे के साथ मिला के देखते हो, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में यूज होने वाले शुगर्स जैसे कि सुक्रोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये भी फंडामेंटल कॉज है डायबिटीज और ओबेसिटी के। हो सकता है इसको यूज करते वक्त हमको लगे कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली में अच्छा नहीं है। जैसे स्मोकिंग सिगरेट लंग कैंसर कॉज करता है, उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मीठी चीज खाओ तो ही आपको डायबिटीज होगा। कुछ सो कॉल्ड हेल्दी चीजेस भी आपके जो मेटाबॉलिस्टिक आपके लो ऑर्डर है ना, मेटाबॉलिस्टिक, फिजियोलॉजिकल और एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट कुछ इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर लेके आएगा कि बहुत से डिसऑर्डर्स आपके ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है ना। शुगर द साइलेंट किलर 2022, ये जो लिखा है दमयंती दत्ता जी ने, इन्होंने बोला है कि इंडिया द रिपब्लिक ऑफ शुगर। हमारे यहाँ पे हर चीज स्वीट से रिलेटेड है। मिठाइयाँ दबा के इंडिया के अंदर खाई जाती हैं, इस लेवल पे मिठाइयाँ ज्यादा नहीं खाई जाती हैं दुनिया भर में, बट इंडिया के अंदर खूब खाई जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, डिमेंशिया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे फूड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। शुगर इंटेक के साथ जुड़ा हुआ है, टोबैको, अल्कोहल के यूज के साथ जुड़ा हुआ है। शुगर इंडिया के अंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। शुगर केन का ओरिजिन इंडिया के अंदर 3500 साल पुराना है। बंगाल के अंदर संदेश और फिश, मतलब स्वीट्स, मिस्टी, फिश, इन सब के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहे हैं। चाहे फ्रेग्रेंस हो, कलर हो, नेचर हो, म्यूजिक हो, वॉइस हो, इन सब में इन्वॉल्व। हमारा फूड का एनवायरमेंट, नए खानों के लिए चाहत, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल जब अनसस्टेनेबल तरीके से ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया तो इसने डायबिटीज के ऑनसेट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। आज की डेट में हमें इसी डायबिटीज के ऑनसेट से लड़ने की जरूरत है। इंडिया चाइना की बात करो तो 1800 तक इंडिया और चाइना मिलके अटलांटिक के शुगर प्लांटेशन कॉम्प्लेक्स से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन कर रहे थे। शुगर ओवरऑल कहीं ना कहीं एथो से जुड़ा हुआ है इंडिया की जैसी कंट्री की। शुगर केन को उगाने में हम लोग ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए शुगर केन के क्रॉप में अच्छा खासा पानी यूज होता है, जिसके थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। रीजन बीइंग इंडिया एक वाटर डेफिशिएंट नेशन है, तो हमारे यहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, ओवर प्रोडक्शन है और ओवर कंजम्पशन भी है शुगर का, जिसके चलते जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो तो हो ही रही हैं, जो डिजीज से रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे हो रही है। तो रीजनेबल डिसीजंस लेने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू शुगर, चाहे आप पॉलिसी लेवल पे बात करो, पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करो। गॉट इट? आ जाते हैं व्हाई डिड द गवर्नमेंट इंपोज अ सीलिंग ऑन व्हीट स्टॉक्स। भाई देखियो यहाँ पे क्या है, 12 जून को ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, होर्डिंग को प्रमोट करने के लिए, अनस्क्रैपुलस स्पेकुलेशन को रोकने के लिए सरकार ने कुछ लिमिट्स लगा दिए स्टॉक ऑफ व्हीट के ऊपर, ठीक है। अब वो लिमिट्स क्या हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। उन लिमिट्स को मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि ये व्हीट स्टॉक के ऊपर लिमिट सरकार ने लगाई क्यों है। तो भैया देखिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि व्हीट आउटपुट आगे आने वाले समय में घट सकता है ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल एंड ड्यू टू हेल स्टॉर्म्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च एंड अर्ली अप्रैल। हॉटर टेम्परेचर्स थे फरवरी में, ये सब हो चुका है। लोअर प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का, और आपको पता है कि आगे आने वाले समय में मॉनसून हिट हो सकता है, रीजन बीइंग एल नीनो के आसार हैं। तो जब मार्केट के अंदर किसी क्रॉप की कमी हो जाएगी, मान लो व्हीट की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज के दाम बढ़ेंगे। जब व्हीट के दाम बढ़ेंगे तो एमएसपी के रेजीम के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेजीम के अंदर, सरकार जो व्हीट खरीद रही थी फार्मर से, सरकार खुद नहीं खरीद पाएगी। रीजन बीइंग कि फार्मर्स को लोकल मार्केट में प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है भैया, जब व्हीट की अवेलेबिलिटी मार्केट में घटेगी तो उसका दाम बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा तो सरकार के कम दाम पे नहीं बेचेंगे फार्मर्स अपना व्हीट, ज्यादा दाम पे बेचेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसके चलते जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, वो इफेक्ट हो सकता है और गवर्नमेंट के स्टॉक प्राइस यहां पे व्हीट के कम हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है 341.5 लाख मेट्रिक टन व्हीट प्रोक्योर करने का सेंट्रल पूल के अंदर इन द 2023-24 ऑनगोइंग राबी मार्केटिंग सीजन। ओके, अगर आप देखो तो एज ऑफ 12 जून 261.99 लाख मेट्रिक टन व्हीट प्रोक्योर किया जा चुका है। लेकिन अगर आप देखो रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हिसाब से, जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ट्रेडर से पूछा, इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन है ना 2023 में, ये 20% से गिर सकता है, 1/5 से गिर सकता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एस्टिमेट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब व्हीट का प्रोडक्शन गिरेगा, उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, उसके दाम बढ़ेंगे, तो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो इफेक्ट होगा। चूंकि गवर्नमेंट कम दाम पे व्हीट खरीदेगी, ज्यादा दाम पे व्हीट खरीदेगी नहीं, तो लोग गवर्नमेंट को व्हीट बेचेंगे ही नहीं, मतलब फार्मर्स।
लोग किसको वीट बेचेंगे, फार्मर्स किसको वीट बेचेंगे, उसको वीट बेचेंगे जो उस चीज का ज्यादा पैसा दे रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम से खाने पीने के वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें यहां पे बताई जा रही है। क्लियर हो गई? तो आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग आ जाते हैं भाई एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर। एडिटोरियल एनालिसिस में एक आर्टिकल है ट्रंप से रिलेटेड, ट्रंप और इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। ये दोनों आर्टिकल्स पहले डिस्कस किए हुए हैं। एक बार थोड़ा मोड़ा डिस्कशन मैं आपको फिर से कर देता हूँ। क्या है ना कि चीज़ों को कंटिन्यूटी में रहने के लिए कोई चीज़ मैं छोड़ना अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग देखेंगे भाई, सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की फिगर्स की। इन्फ्लेशन की फिगर्स की अगर आप देखो तो जो रिटेल इन्फ्लेशन का पेस है ये 25 महीनों में सबसे ज़्यादा कम है। मतलब पहले के महीनों में ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी के लिए देखा गया कि हाँ भाई इन्फ्लेशन के बढ़ने का रेट थोड़ा कम हुआ है। मई में 4.25%, तो आप कह सकते हो पिछले महीने में 25 महीनों में सबसे कम है। मई 2022 में इन्फ्लेशन था 7%, तो मई 2023 में 4.25% अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल 2023 के रिस्पेक्ट में मई 2023 में 0.51% इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। मई 2022 का जो टाइम था वो तो हाई इन्फ्लेशन का टाइम था, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन मई 2023 के टाइम में अब हम पिछले साल से मई 2022 से कंपैरिजन ना करके मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करें, सीक्वेंशियल कंपैरिजन करें, वो एक ज्यादा पोटेंट और प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन है ये 93 बेसिस पॉइंट से घटा, कितना पहुंच गया, 2.91% पहुंच गया। तो पिछले साल के कंपैरिजन में भाई आपको यहां पे 16% डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। और ये 16% डिफ्लेशन मैटर करता है क्योंकि ओवरऑल सीपीआई के अंदर अगर आप देखो तो सीरियल्स और प्रोडक्ट कैटेगरी का 10% वेटेज है, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे निकल के आ रही है। बट ओवरऑल मुद्दा यहां पे ये है, बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखने के बजाय समझिए आप ये मई 2022 के रिस्पेक्ट में मई 2023 के इन्फ्लेशन का डाटा अगर आप देखते हो तो आपको ओवरऑल इन्फ्लेशन घटता नजर आएगा। लेकिन वहीं पे अगर अप्रैल 2023 के रिस्पेक्ट में आप मई 2023 का डाटा देखते हो तो आपको इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन यहां पे प्रॉब्लमैटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल प्राइसेस की बात करो तो मई 2022 के रिस्पेक्ट में मई 2023 में दाम 8.2% कम थे, लेकिन मई 2023 के रिस्पेक्ट में अप्रैल 2023 के रिस्पेक्ट में मई 2023 का जो इन्फ्लेशन था वो 3.35% ज्यादा था। क्लियर हो गई बात? वहीं पे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो आप कह लो मिल्क में था वो 9% था। मतलब आप कह सकते हो कि भाई मई 2022 के रिस्पेक्ट में मई 2023 में मिल्क का इन्फ्लेशन 9% ज्यादा था और मंथ ऑन मंथ 0.67% ज्यादा था। तो मतलब मैं आपको एक बेसिक, मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया, बेसिक आइडिया यही दिया है कि भैया मंथ ऑन मंथ यहाँ पे देखा जा रहा है। मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे इस बार के इन्फ्लेशन को थोड़ा ज्यादा ही बताया जा रहा है क्योंकि मई 2022 से आप कंपेयर करोगे तो बेस इफेक्ट प्ले में आ जाएगा और जब बेस इफेक्ट प्ले में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि इन्फ्लेशन कम हुआ है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 37 चार्जेस लगे हैं और 37 चार्जेस को नॉट गिल्टी ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो विद होल्डिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वाला चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में इनको फंसाया जा रहा है। इस 37 में से 31 चार्जेस एस्पियोनाज एक्ट के वायलेशन को लेके जहां पे 20 साल तक की जेल की सजा है, ठीक है। मायामा फ्लोरिडा में मिस्टर ट्रंप ने अपने ऊपर से चार्जेस को रिफ्यूट किया है और इनको रिलीज कर दिया गया है ऑन बॉन्ड विद द कंडीशन कि भाई इस पर्टिकुलर केस के बारे में और स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड इंडिक्टमेंट है ये 45th प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके ऊपर आप कह लो स्लैप किए गए हैं इंडिक्टमेंट चार्जेस। पहले इनके ऊपर इंडिक्टमेंट हुआ था कि इन्होंने हश मनी पे की है एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को, ठीक है ना। अब इनके ऊपर फेलोनी चार्जेस लगे हैं इस बात के कि भाई ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट यूएस की सरकार के अपने घर पे लेके बैठे थे। इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में यूएस की डिफेंस और वेपन कैपेबिलिटी के बारे में बातचीत थी, फ्रेंडली कंट्रीज और अलाइज के बारे में कुछ बेसिकली बातचीत थी। एफबीआई की इंक्वायरी में ये एक ठीक से एंगेज नहीं कर रहे थे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो अभी के यूएस प्रेसिडेंट है डेमोक्रेट जो बाइडेन, उनके घर में भी तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के घर में भी मिले थे। फिर अगर आप देखो तो मिस्टर बाइडेन के घर में डॉक्यूमेंट उस समय के मिले थे जब वो सेनेटर और वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के घर में मिले। तो इनके खिलाफ उस लेवल का एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे क्यों घसीटा जा रहा है इस पूरी की पूरी लीगल डिबेट में? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर है यहां पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोश से आगे आ रहे हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं और किसी भी प्रकार से फेलो
रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आगे एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो अब इस पूरे के पूरे इंडेक्टमेंट केस में क्या होने वाला है, क्या ये इंडेक्टमेंट केसेस डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने से रोक लेंगे? ओनली टाइम विल टेल। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बातचीत कर चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मेल सेंट्रिक मेडिसिन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में निष्ठा गौतम जी एक व्यू पॉइंट दे रही है। इनका व्यू पॉइंट ये है कि भाई जो आपका मेडिसिन की टेस्टिंग होती है ना, उसमें वुमेन को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है क्लिनिकल ट्रायल्स की। क्लिनिकल ट्रायल्स ज्यादातर मेन पे होते हैं, वुमेन पे नहीं होते, माइनॉरिटीज पे नहीं होते। यहाँ पे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसा निष्ठा गौतम जी बोल रही हैं। इनका ये बोलना है कि मेन और वुमेन की बॉडी अलग है, देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वर्किंग कैपेसिटी अलग है, सेक्सेस के बीच में डिफरेंसेस होता है, वो जेनेटिक भी हो सकता है, वो एपिजेनेटिक भी हो सकता है। तो मेन और वुमेन की बॉडी के बीच में जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड है, उनके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। और इंडिया जैसी कंट्री जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, दुनिया भर की दवाइयां इंडिया के अंदर बनाई जाती हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स यहां पे किए जाते हैं। इन क्लिनिकल ट्रायल्स में वुमेन को उस लेवल पे इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। मतलब वुमेन के ऊपर आप उस लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करते हो, ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स आप मेल के ऊपर करते हो। तो यहां पे वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है ये समझाता हूं। प्रोफेसर कैसेंड्रा शुर्ज के डायरेक्टर हैं हेल्थ एजिंग प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने बोला है कि रिसेंटली वुमेन को क्लिनिकल ट्रायल्स में जोड़ा गया जेनरिक मेडिसिन में अमेरिका में। इससे क्या हुआ, यह पता चला कि नियरली 1/5 ऑफ द मेडिकेशन शोड अ डिफरेंस इन द एक्टिव डोज बिटवीन मेन एंड वुमेन। समझ रहे बात को? मतलब एक पर्टिकुलर दवाई मेन पे जिस प्रकार का थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगी, उसी प्रकार का इफेक्ट वो वुमेन के ऊपर दिखाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना भाई। कुछ दवाइयों की हो सकता है मेन को ज्यादा डोज देनी पड़े, वुमेन को कम देनी पड़े, कुछ में मेन को कम डोज देनी पड़े, वुमेन को ज्यादा देनी पड़े। ये सब आप इस बात पे डिसाइड कर सकते हो जब क्लिनिकल ट्रायल्स में एक्टिव तरीके से आप एक वुमेन को इन्वॉल्व करो। मतलब वुमेन के फिजियोलॉजिकल फीचर्स मेन से बहुत हद तक अलग हैं, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स में एक पर्टिकुलर दवाई का थेरेपेटिक इफेक्ट वुमेन के ऊपर क्या है, मेन के ऊपर क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि मेन के ऊपर थेरेपेटिक इफेक्ट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसके हिसाब से दवाइयां वुमेन को प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं, वुमेन को जोड़ा ही नहीं जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। वुमेन का यहां पे अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और उसके चलते आज की डेट में दुनिया भर के जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो वुमेन के रिस्पेक्ट में डिसएडवांटेज्ड हो गए हैं। अगर आप देखो यूनाइटेड बेस्ड स्टडीज ये दिखाती है कि माइग्रेन, एंडोमेट्रियोसिस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ज्यादा वुमेन को परेशान करते हैं। इनके ऊपर रिसर्च उतनी नहीं हुई। मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है ये वुमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम अगर मेंस में होती तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्रैम्प्स को लेके और एसोसिएटेड इफेक्ट्स को लेके बहुत सारी रिसर्च हुई होती, बट चूंकि ये मेंस्ट्रुएशन एक वुमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो इस बात को लेके ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है। फिर ब्रेस्ट कैंसर और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि वुमेन स्पेसिफिक हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया। तो इन सब इश्यूज में जो कि स्पेसिफिकली वुमेन को अफेक्ट करती हैं उनमें रिसर्च हुई है, बट उस लेवल पे रिसर्च नहीं हुई है जो तब होती अगर ये प्रॉब्लम्स मेन के साथ एसोसिएटेड होती। तो इस सो कॉल्ड इक्विटेबल वर्ल्ड में वुमेन को एक इंडिविजुअल कैटेगरी माना जा रहा है, बट रेस, एज और क्लास के हिसाब से उसको सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज जितना मेन को एलोकेट किया जाता सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, अगर ये प्रॉब्लम्स मेन को अफेक्ट करती उतना आप कह लो एलोकेशन वुमेन के रिस्पेक्ट में नहीं दिया जा रहा है। मतलब वुमेन के खिलाफ एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहां पे हो रहा है। तो इंडिया अपनी G20 की प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करके एज एन अपॉर्चुन मूवमेंट इस बात को पॉइंट आउट कर सकता है कि वुमेन्स हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल ट्रायल्स में और बाकी थेरेपेटिक इफेक्ट्स को लेके वुमेन को एक सेपरेट कैटेगरी मान के उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। और फिर आखिरी आर्टिकल, स्ट्रेंथनिंग द ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम किसके लिए अवेलेबल है? 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, ताकि नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन को एड्रेस किया जा सके, माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी की साइकिल को ब्रेक किया जा सके। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर ओवरऑल अर्ली लाइफ पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन को आप हटा दो तो कॉग्निटिव और इकोनॉमिक चैलेंजेस एक पर्टिकुलर मैच्योर इंडिविजुअल के लिए कम हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ अर्ली चाइल्डहुड में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमंस का डेवलपमेंट बढ़ता है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, ये सब चीजें तो आपने देख ली। अब इस कंटेक्स्ट में जरूरी क्या हो जाता है, देखिए एक और पर्टिकुलर फिगर है।
एक स्टडी पब्लिश हुई है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, इसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि एज पर अ स्टडी पब्लिश इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इट वाज फाउंड दैट एडोलेसेंट्स एजेड 13 to 18 who born in villages with proper ICDS implementation showed a 7.8% increased likelihood of school enrollment and completed an average of 0.8 additional grades compared to their peers who did not have access to ICDS। मतलब 13 से 18 साल के एडोलेसेंट्स जो कि गांव में जन्मे हैं, अगर उनको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का लाभ मिलता है तो ऑन एन एवरेज स्कूल इनरोलमेंट उनका 7.8% ज्यादा होगा और वो 0.8 एडिशनल ग्रेड्स ज्यादा कवर करेंगे व्हेन कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन जिनको ICDS का बेनिफिट नहीं मिला है। तो इस पर्टिकुलर स्टैट को कोट करके आप ICDS की इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक और चीज की इंपॉर्टेंस को यहां पे पॉइंट आउट किया गया है दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर्स ICDS स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इंडिया के अंदर 13,99,661 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। अगर इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड आंगनवाड़ी वर्कर्स है इनको हम बढ़ा सके तो ICDS स्कीम का बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। एक लार्ज स्केल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कंडक्ट किया गया अलेक्जेंड्रो गनीमियन, कार्तिक मुरलीधरन और क्रिस्टोफर वॉल्टर्स द्वारा तमिलनाडु में। इसको कंडक्ट क्यों किया गया? टू इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग स्टाफ लेवल्स विद इन द ICDS फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इससे यह पता चला कि अगर एक हाफ टाइम वर्कर को एडिशन किया जाए तो उसका जो नेट प्री स्कूल इंस्ट्रक्शनल टाइम है वो डबल हो जाएगा। समझ गए? मतलब एक आंगनवाड़ी के अंदर एक वर्कर को आप हाफ टाइम बेसिस पे भी इन्वॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं बच्चों के प्री स्कूल लर्निंग बढ़ जाती है, उनके मैथ और लैंग्वेज के टेस्ट स्कोर्स बढ़ जाते हैं। समझ गए बात को? खास बात यहां पे यह है कि जैसे जैसे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनका नंबर बढ़ेगा, चाइल्ड स्टंटिंग और सीवियर मालन्यूट्रिशन का जो इंस्टेंस है वो घटेगा। जो नेशन वाइड रोल आउट ऑफ मॉडल का नुकसान है, मतलब ICDS के अंदर ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिक्रूट करके ज्यादा पैसा खत्म करके जो भी पैसा आज आप खत्म कर रहे हो उससे अगर आप देखो तो 13 से 14 गुना आप एक्सपेंसेस को वसूल कर सकते हो जो फ्यूचर लेवल में इकोनॉमिक लाइफ टाइम अर्निंग्स आएंगी इन इंडिविजुअल्स को जिनको आज की डेट में ICDS में ट्रेन किया जा रहा है। तो आज 1 रुपया अगर आप खर्च कर रहे हो ICDS की स्कीम के ऊपर तो कल की डेट में 13 से 14 रुपए ये इंडिविजुअल्स कमा सकते हैं जो कि आज की डेट में नहीं पैसा खत्म किया जाए तो अनस्किल्ड रह जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो नए आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो बच्चों की प्री स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और ओवरऑल ICDS स्कीम का जो बेनिफिट है वो एक बड़ी कम्युनिटी के पास पहुंचेगा। रूरल कम्युनिटीज़ का वेलफेयर होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी लोकल रेजिडेंट के लिए, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, चूंकि इन आंगनवाड़ीज़ में ज़्यादातर वुमेन ही काम करती है। 1.3 मिलियन न्यू वुमेन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं रूरल इलाके में वुमेन के लिए। तो अपने आप में ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया गया। ऑपरेशनलाइज हुआ सेक्शन आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का। इट्स दिस प्रपोजल हिंजेस ऑन इट्स स्टेटस एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट्स ओवरसीज execution including administration, management and monitoring. Consequently, Anganwadi's worker recruitment falls under their jurisdiction guided by regulation and region specific criteria. भाई देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा प्रोवाइड करता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करती है राज्य की सरकार। तो यहाँ पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की लड़ाई का कोई स्कोप नहीं, दोनों को मिलकर सिंक्रोनाइज करके काम करना चलेगा। आज की डेट में 2.5 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स बिना किसी सैनिटेशन फैसिलिटी के काम कर रहे हैं। 1.5 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोर्टेबल वाटर की कमी है। 4.15 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में कोई भी पक्का बिल्डिंग नहीं है। ICDS के फुल पोटेंशियल के लिए हमारे इस बेसिक आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों की नींव इन आंगनवाड़ी सेंटर से जुड़ी हुई है। अगर आप इनको ही इंप्रूव नहीं कर पाए तो उनके हेल्थ पैरामीटर को क्या ही इंप्रूव करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया हो लेक्चर में। ऑलमोस्ट 50 मिनट का लेक्चर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कवर किया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और संडे तक मेरा जो कोर्स आ रहा है मेंस का वो लॉन्च हो जाएगा। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।